हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित कायाकल्प है। तो आपका सही आंसर होगा कि प्रेमचंद के द्वारा रचित जो कायाकल्प है ये उपन्यास है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा कि यह 1971 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपका सही आंसर होगा कि किवाड़ ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि तद्भव शब्द हम किस शब्द को बोलते हैं? तो हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हम तद्भव शब्द बोलते हैं और संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार ज्ञ व्यंजन का क्रम है। तो ज्ञ व्यंजन का क्रम कौन सा होना चाहिए? किसके बाद आता है? आपका सही आंसर होगा कि इसका जो क्रम है वो आपका ज के बाद आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सरस का विलोम है। तो सरस शब्द का विलोम क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि सरस का विलोम ये नीरस होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे पक्षी रचना है। तो छोटे छोटे पक्षी ये किसकी रचना है? आपका सही आंसर होगा ये शैलेश मटियानी की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? आपका सही आंसर होगा कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राम ने पुस्तक पढ़नी है। तो राम ने पुस्तक पढ़नी है इस वाक्य में वाच्य है। तो राम ने पुस्तक पढ़नी है इस शब्द में, इस वाक्य में कौन सा कारक होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि इसमें कर्मवाच्य कारक कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? आपका सही आंसर है कि शुद्ध वर्तनी इसमें ईर्ष्या होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को किसी विषय विशेष पर ध्यान आकृष्ट के लिए जो पत्र लिखता है उसे कहते हैं। तो उस पत्र को हम क्या कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि उस पत्र को अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था। तो राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि केदारनाथ पांडे ये राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन संचार के कौन से माध्यम के अंतर्गत आते हैं? तो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ये किस संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं? आपका सही आंसर होगा कि यह श्रव्य भी होते हैं, दृश्य होते हैं, मुद्रित होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपका सही आंसर होगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो चलिए, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता है? आपका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। तो अंतस्थ ध्वनियाँ कौन कौन सी होंगी? आपका सही आंसर होगा कि अंतस्थ ध्वनियाँ स्वर व व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो दंत्य ध्वनि कौन सी होगी इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि त ये दंत्य ध्वनि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि अनुशासन शब्द है, तो अनुशासन ये किस प्रकार का शब्द है? आपका सही आंसर होगा कि अनुशासन ये आपका यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उसने गाना गा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? उसने गाना गा लिया होगा, इसमें ये कौन सा वाक्य होगा, किस प्रकार का वाक्य है? आपका सही आंसर होगा कि यह संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, गा लिया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि वह नया मकान है में रेखांकित शब्द है, तो वह नया मकान है इसमें कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि यह आपका गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये नया क्या होगा? यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। तो चलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, इस पत्र का प्रकाशन कब होता है? आपका सही आंसर होगा कि इसका प्रकाशन 1826 को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है, तो एक समान सिविल संहिता का उल्लेख ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 44 में होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि एक समान सिविल संहिता ये किस राज्य में लागू है? आप बोलोगे गोवा में लागू है। तो चलिए, और यह प्रश्न ये पटवारी पेपर 8 जनवरी को जो हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो किस वायसराय के समय हुई थी पुरातत्व विभाग की स्थापना? आपका सही आंसर होगा कि लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है लक्कड़वाला समिति का संबंध है, तो लक्कड़वाला समिति ये किस से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि यह गरीबी मापन से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई? तो पेरिस की संधि ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा कि पेरिस की संधि ये 1763 में हुई थी। ऑप्शन सी डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि पेरिस की संधि 1763 में किस किस के बीच में होती है? आप बोलोगे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य होती है। तो चलिए अगला प्रश्न है भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है, तो भोजपत्र वृक्ष ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा यह हिमालय में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? तो कब शामिल किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि इसको वर्ष 2005 में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि फूलों की घाटी ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे चमोली में अवस्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न है लिस्सर सहायक नदी है, तो लिस्सर ये किसकी सहायक नदी है? आपका सही आंसर होगा कि यह पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी है लिस्सर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो माउंट बेटन नामक योजना ये कब प्रस्तुत होती है? आपका सही आंसर होगा कि यह 3 जून 1947 को प्रस्तुत होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि असम व पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है, तो असम व पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? आपका सही आंसर होगा कि ये संकोश नदी बनाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम पंथ किस चंद शासक का सेनापति था? तो किस चंद शासक का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत? आपका सही आंसर होगा ये रुद्रचंद्र के समय के आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना ये टिहरी में किसके द्वारा की जाती है? आपका सही आंसर होगा ये कीर्ति शाह के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है खुमरी नामक राजनैतिक संस्था
किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक संस्था पूछी गई है आपसे। आपका सही आंसर होगा जौनसारी जनजाति में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुलाक पहना जाता है, तो बुलाक किस अंग में पहना जाता है? आपका सही आंसर होगा ये नाक में पहना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पिथौरागढ़ का जनघनत्व है, तो पिथौरागढ़ का जनघनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका 65 है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोचर मेले की शुरुआत हुई थी, तो गोचर मेले की शुरुआत किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1943 में गोचर मेले की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गोचर मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? आप बोलोगे चमोली के गोचर नामक शहर में आयोजित होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा भारत का? आप किस राज्य में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका लद्दाख में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत व अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा निर्धारित की गई है, तो डुरंड रेखा ये किस किस के बीच में है? आप बोलोगे भारत और अफगानिस्तान के मध्य है वर्तमान समय में। पहले ये आपका किस किस के मध्य था? आप बोलोगे कि पहले ये भारत और पाकिस्तान के मध्य था और अब ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है वर्तमान समय में। तो किस किस के बीच में है? आपका सही मतलब इस यह रेखा निर्धारित कब की गई थी? आपका सही आंसर होगा कि यह 1896 में निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कंडाली उत्सव मनाया जाता है, तो कंडाली उत्सव ये कहाँ पर कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि कंडाली उत्सव ये 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और किस स्थान पर मनाया जाता है, किस जनपद में होता है ये? आप बोलोगे रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई से संबंधित उत्सव है, तो जब धान की रोपाई होती है तो उस समय एक उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव होगा? आपका सही आंसर होगा कि वो उत्सव आपका हिज यात्रा होगा या फिर हिल यात्रा होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैलंग पर्वत स्थित है, तो जैलंग नामक पर्वत ये कहाँ पर अवस्थित है, किस जनपद में है? आपका सही आंसर होगा ये उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या होगा? आपका सही आंसर है कि ओडाथली ये नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड रणजी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो उत्तराखंड रणजी जो टीम है इसके प्रथम कप्तान कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि इसके प्रथम कप्तान रजत भाटिया जी थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रालम ग्लेशियर स्थित है, तो रालम ग्लेशियर ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो किस स्थान पर दिया गया था? आपका सही आंसर होगा ये सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ तो किस वर्ष होता है? आपका सही आंसर होगा कि इसका शुभारंभ 2018 में हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम दुधातोली से नहीं होता है? तो ये आप जानते हैं कि दुधातोली से कितनी नदियाँ निकलती है? आप बोलोगे 5 नदियों का उद्गम होता है दुधातोली से। तो इन चारों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम दुधातोली से नहीं होता है? आपका सही आंसर होगा कोसी नदी। तो कोसी नदी का उद्गम ये दुधातोली श्रेणी से नहीं होता। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है?
तो त्रिशूल लेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका सही आंसर होगा कि त्रिशूल लेख गोपेश्वर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में अमरनाथ की तरह बर्फ के शिवलिंग हैं? तो अमरनाथ की तरह बर्फ के शिवलिंग ये उत्तराखंड में किस स्थान पर हैं, किस जिले में हैं? आपका सही आंसर होगा कि यह चमोली जनपद में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो कब प्राप्त होती है? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का क्षेत्रफल के राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राज्य का जो क्षेत्रफल है ये देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका 1.69% है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो आपका सही आंसर होगा कि कौन सा जिला है? ऑप्शन ए आपका बिजनौर जो जिला है ये उत्तराखंड से सर्वाधिक साझा करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चौखमदून स्थित है, तो चौखमदून ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा पौड़ी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जनघनत्व 1951 और 2011 में क्रमशः था। तो 1951 में कितना था उत्तराखंड का जनघनत्व और 2011 में कितना था जनघनत्व? तो आपका सही आंसर होगा कि यह 53 और 189 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो 1951 में 53 था और 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना है उत्तराखंड का? आप बोलोगे 189। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता के औसत से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? आपका सही आंसर होगा कि यह 13 अधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के सवाल यूकेपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका सही आंसर होगा कि यह जैन जो समुदाय है इसकी जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन उल्लेखित नहीं है? आपका सही आंसर होगा कि धार्मिक न्याय ये उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए? आपका सही आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कारण्य के पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में दंड कारण्य के जो पठार का विस्तार नहीं है? आपका सही आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है, तो गोल्डन राइस ये किसका प्रचुर स्रोत है? आपका सही आंसर होगा कि गोल्डन राइस ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में पशुओं की गणना शुरू हुई, तो पशुओं की गणना ये कब शुरू हुई है भारत में? आपका सही आंसर होगा कि पशुओं की गणना ये 1919 में शुरू हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और 1919 में भारत में एक कौन सा आंदोलन होता है? आप बोलोगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर के पंजाब अमृतसर में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि ये रीजनिंग का सवाल है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड और इनटू का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इनटू और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो ये जो
दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करते हो इन चिन्हों का परिवर्तित करके, तब आपका सही उत्तर निकलेगा। बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे फिट करना है और आपका जो सही आंसर है वो निकलेगा आपका 12। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 6 जनवरी 2009 को मंगलवार था, तो 6 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो ये वाला सवाल भी रीजनिंग से दिया गया है। इस सवाल को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका सही आंसर होगा रविवार होगा उस दिन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो एक वीडियो हम रीजनिंग की लाएंगे तो उसमें ये तमाम जो सारे सवाल हैं वो करवाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो संवाद कौमुदी नामक जो पत्र है, इस पत्र के संपादक कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया पत्र है। कौन सा? संवाद कौमुदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही वह 95 से कम है। तो वह कौन सी संख्या होगी? आपका सही आंसर होगा वह 72 होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो कहाँ पे अवस्थित है या फिर कौन सा है? आपका सही आंसर होगा कि वह एंजिल जलप्रपात है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष होती है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? आपका सही आंसर होगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये आपका 1784 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी में मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? आपका सही आंसर होगा कि मेमोरी की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको आप जीबी कहते हो और अर्थात गीगाबाइट कहते हो। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। सॉरी, उसको आप टीबी कहोगे अर्थात टेराबाइट। ये क्या होती है? टेराबाइट ये मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो जीबी से बड़ा होता है कौन सा? टीबी। तो ऑप्शन ए टीबी की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड क्या है? आपका सही आंसर होगा कि यह आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो इन चारों में से वेब ब्राउज़र कौन नहीं होगा? आपका सही आंसर है कि ये HTML ये वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की? तो किसके द्वारा की जाती है शून्य की खोज? आपका सही आंसर होगा आर्यभट्ट के द्वारा ये शून्य की खोज की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो गलती से आप बाण टिक मत कीजिएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? कौन से थे? आपका सही उत्तर होगा विष्णु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा है। तो राज्यसभा क्या है? आपका सही आंसर होगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व पंचाई दियाई त्योहार है। तो ये किस जनजाति के त्योहार हैं? आपका सही आंसर होगा ये जौनसारी जनजाति के त्योहार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। तो मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। और उत्तराखंड में मत्स्य नीति ये कब लागू होती है? आपका सही आंसर होगा 2002 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर का वाराणसी उपनाम है। तो उत्तर का वाराणसी ये किस जनपद का उपनाम है? आपका सही आंसर होगा यह बागेश्वर का उपनाम है। ऑप्शन बी सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रांची स्टेडियम स्थित है।
तो रांची स्टेडियम ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि रांची स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ हिमालयन पर्यावरण संस्थान स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि यह संस्थान आपका गोपेश्वर में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो चंद्रप्रभा एतवाल को कब मिलता है पद्मश्री पुरस्कार? आपका सही आंसर होगा कि 1993 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? आप बोलोगे 1984 में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रथा ये किसके समयकाल की बात है, किसने प्रारंभ की थी? आपका सही आंसर होगा कि मनसबदारी प्रथा ये अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? तो कब परिवर्तित हुआ था? आपका सही आंसर होगा ये 2010 में परिवर्तित हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? आपका सही आंसर होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये प्रकाशित करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं। तो बांज बुरास के पौधे ये किस प्रकार के पौधे हैं? आपका सही आंसर होगा ये समशीतोष्ण वन के पौधे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है जसपाल राणा का संबंध है। तो जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर होगा कि यह निशानेबाज से संबंधित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फड़कानौली एवं पेटशाला शौचालय की खोज किसने की? तो किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा यशोधर मठपाल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई? तो आलू की खेती सबसे पहले उत्तराखंड में किसने की थी? आपका सही आंसर होगा कि नॉर्मन गिल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गोरखा शासन में शुभ अशुभ विवाह आदि पर लिया जाने वाला कर है। तो कौन सा कर होगा? आपका सही आंसर है कि यह आपका टीका भेंट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विलियम ट्रेल द्वारा कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए थे? तो विलियम ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए हैं? आपका सही आंसर होगा कि 7 भूमि बंदोबस्त ये विलियम ट्रेल के द्वारा करवाए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित की स्थापना की गई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2012 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है। तो अस्सी गंगा जो नदी है इस नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? आपका सही आंसर होगा कि डोडी ताल से होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है जाख मेला लगता है। तो जाख मेला ये किस स्थान पर आयोजित होता है? आपका सही उत्तर होगा गुप्त काशी में आयोजित होता है जाख मेला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है नेलंग दर्रा जोड़ता है। तो नेलंग दर्रा किस किस स्थान को जोड़ता है? आपका सही आंसर होगा कि यह उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है नेलंग दर्रा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य का पहला महिला बैंक खोला गया। तो पहला महिला बैंक कहाँ पे खोला गया है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है खेती खान का सूर्य मंदिर स्थित है। तो खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि यह चंपावत में अवस्थित है।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि मन कामेश्वर मंदिर स्थित है। तो मन कामेश्वर मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है, आपका सही आंसर होगा कि मन कामेश्वर मंदिर ये रानीखेत में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है। तो गढ़वाल का राणा प्रताप ये किसको कहा जाता है, आपका सही आंसर होगा कि कप्पू चौहान को गढ़वाल का राणा प्रताप कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य में वन पंचायतों का गठन हुआ। तो वन पंचायतों का गठन कब होता है राज्य में, आपका सही आंसर होगा 1931 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, आपका सही आंसर होगा ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण की शुरुआत हुई। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की जो रामायण है ये कब शुरू होती है, आपका सही आंसर होगा 1860 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर है। तो सर्वोच्च ऊंचाई पर कौन सा नगर बसा हुआ है, आपका सही आंसर होगा बद्रीनाथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस मॉडल पेपर के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।